बिटसेट 2022 सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अब बहुत ही कम टाइम रह गया है और इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से आप पेपर के लिए अपनी स्पीड को और ज्यादा इंप्रूव करें। तो एक तरीका तो हो जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें ताकि आपको ये चीज पता चले कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, कहाँ पे जो है आप टाइम ज्यादा ले रहे हैं और उन चीजों को इंप्रूव करके जो है आप अपने मार्क्स को बढ़ा पाए। इसके अलावा कुछ स्मार्ट टेक्निक्स भी होती है जो कि आपको हेल्प कर सकती है मार्क्स बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इस चैनल पे आपके लिए मैं कई बार जो है इस टाइप के वीडियोस लेके आया हूँ जहाँ पे हमने देखा है कि क्वेश्चंस को हम किस तरीके से स्मार्ट अप्रोच से और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और यही स्मार्ट टेक्निक्स आज के वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे जो कि बिटसेट लेवल के। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मेन पेपर के टाइम जो है आप किस तरीके से स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का है। यहाँ पे आपको dy by dx इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर वाई इस यहाँ पे आपको निकालना है। तो अब एक तरीका तो यहाँ पे ये हो जाता है कि हम जो है नॉर्मल मेथड से अपना जाए और निकाले इसका आंसर। और दूसरा स्मार्ट तरीका ये है कि अगर हम ऑप्शंस को यहाँ पे ध्यान से देखें तो सब में जो है c इंटू समथिंग लिखा हुआ है। c क्या होता है? c कांस्टेंट होता है, यानी कि c की जगह अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो भी ये इक्वेशन जो है हमारी मेन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, मतलब जो सॉल्यूशन ऑप्शन में देके रखा है। तो एक काम करते हैं ना, हम c को जो है 0 ले लेते हैं और सारे ऑप्शंस जो है सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन ए पे अगर हम नजर डालें c0 डालने पे तो ये हो जाएगा e की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस 1। अब यहाँ पे जो है dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, तो इसी इक्वेशन को हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और ये हमारा हो जाएगा अगर हम x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करें e की पावर x, और वन माइनस 1 तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये चीज आपकी आ गई। अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं e की पावर x माइनस वाई इंटू यहाँ पे हमारा 1 आ गया। और 1 की जगह हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं? ये हो जाएगा e की पावर x माइनस ई की पावर y इज इक्वल टू 1, यहीं से हमें मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे एक 1 कांस्टेंट तो हमेशा ही रहेगा, तो इस 1 की जगह इससे रिप्लेस कर दो। तो क्या हमें जो मेन इक्वेशन क्वेश्चन में दी थी वही आ जाएगी? बिल्कुल वही आ जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप बाकी ऑप्शन इस तरीके से चेक करेंगे तो हमें जो है ये नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये स्मार्टनेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है और हम सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो हम टाइम बचाएंगे ना वो हम दूसरे क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, जिसके वजह से जो है आपका एक बहुत बढ़िया स्कोर एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था। लेट कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 एंड लेट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 वेयर अल्फा कॉमा बीटा जो है 0 से π/4 के बीच में। अब 10 टू अल्फा की वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा के बारे में ऐसे सेपरेटली नहीं सोचना है कि हम जो है यहाँ पे 10 टू अल्फा निकालना है हमें, तो हम 10 अल्फा निकाल ले और फिर जो है आइडेंटिटी में डाल के जो है वैल्यू निकाले। यहाँ पे ये सोचिए 2 अल्फा को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, इस तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है ना। और ये एंगल्स के बारे में हमें दिया है, एक कॉस दिया है, एक साइन दिया है। तो यहाँ पे अगर 10 टू अल्फा को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको अगर मैं थीटा 1 बोल दूं और इसको थीटा 2 बोल दूं तो ये आ गया 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा 2 अपॉन 1 माइनस 10 थीटा 1 इंटू 10 थीटा 2। बस डायरेक्ट वैल्यूज डाल दो। कॉस दिया है तो उससे 10 अपना निकल आएगा, ये हो जाएगा 3/4। यहाँ पे आपका जो है साइन दिया है तो उससे 10 निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा, ये हो जाएगा 5/12। और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 15 अपॉन 48। इसको अगर हम जो है सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ गई 56 डिवाइडेड बाय 33, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है। तो कितने जल्दी हमने इसे सॉल्व कर लिया। हमेशा यार कॉम्प्लेक्स मेथड दिमाग में नहीं आना चाहिए, सिंप्लीफाइड तरीके से सोचना पड़ेगा। और मैथ ही एक ऐसा सेक्शन होता है बिटसेट में जो ज्यादा टाइम ले लेता है, तो उसमें अगर हम स्मार्टली वर्क करेंगे तो हम पेपर को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया स्पीड के लिए आपको जो है मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से देना है। तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो आप हमारी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, जहाँ पे सेट ऑफ 5 सेट ऑफ 10 में जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारा जो LR एंड इंग्लिश का बैच है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट है बट लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश से रिलेटेड उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं है। तो ये कोर्स आपके लिए लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा भी और भी कुछ पैकेजेस है जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट देंगे, तो आप इसे जरूर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दिए, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखिए अगर, तो यहाँ पे आपको देके रखा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स गिव एक्स, और यहाँ पे आपका जो है फिर बाकी इंफॉर्मेशन दी है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये चीज आपको देके रखी है। अब ये लग रहा है कॉम्प्लेक्स है यार, एक्स गिव एक्स क्या लिख दिया भाई, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करें।
अरे यार ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। कभी कभी ना आपकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज रहती है वो इस तरीके से दी रहती है, या फिर मतलब बहुत ही छोटा सा उसमें कुछ ट्रिक टाइप की छुपी रहती है। तो यहाँ पे एक्स गिफ एक्स के बारे में अगर हम सोचे ध्यान से, ये क्या है, गिफ एक्स क्या है, ये यार ये वैल्यू हमेशा ही हमें इंटीजर देने वाला है, तो इसको मैं पी लिख देता हूं, ठीक है। पी यानी कि हमारा क्या हो गया, पी जो है इंटीजर हो गया, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू हमें क्या मिल गया, पी, विच इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, सिंपली गिफ एक्स। तो एफ डैश एक्स की जो है वैल्यू निकल आई, ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है। कुछ ज्यादा सोचने की ही जरूरत नहीं थी, कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मैथ्स में बस कुछ क्वेश्चंस आपका टाइम लेते हैं, कुछ तो इतने सिंपल होते हैं कि हम देखते से उन्हें जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है पॉइंट आपको देके रखा है, गिव पी प्लस वन कॉमा गिव पी, ठीक है, लाइंग इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर आपको जो है पी के बारे में बताना है कि पी की वैल्यूज कहां से कहां तक रहेगी। अब सबसे पहले तो सर्कल्स की जो है इक्वेशन को ध्यान से देखो। एक चीज हमें दिख रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर माइनस 2x माइनस 15। यहाँ पे जो है बाकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई के सबके कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए। अब अगर ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है मतलब दोनों का सेंटर जो है सेम रहने वाला है, तो यहाँ पे सिंपली इस तरीके से हम जो है सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे बोल रहे हैं कि वो जो पॉइंट है ना, दैट लाइज इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल। तो अब उसके लिए हम जो है वो पोजीशन में इनकी वैल्यूज डाले और फिर एक को लेस देन जीरो एक को ग्रेटर देन जीरो ले और फिर जो है वैल्यू निकाले, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। क्या स्मार्टनेस दिखा सकते थे हम यहाँ पे एक काम करते हैं ना, हम कोई पी की जो है सिंपल वैल्यू मान लेते, उसके थ्रू हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते। तो अगर मैं यहाँ पे जो है पी की जगह क्या ले लू, जीरो ले लू, ठीक है। पी की जगह जो है अगर हम जीरो ले ले तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा गिव वन कॉमा जीरो, यानी कि ये हो गया सिंपली वन कॉमा जीरो। ये पॉइंट हमें चेक करना है कि ये इन सर्कल्स के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। अब ये जो माइनस 15 वाला होगा ये डेफिनेटली जो है बड़ा रेडियस वाला होगा, क्योंकि रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है रेडियस की वैल्यू, तो माइनस सी से वो जो है और वैल्यू थोड़ी हमारी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो माइनस 15 वाला अपना ये वाला हो गया और ये अपना जो है माइनस 7 वाला है। तो इससे जो है लेस देन होना चाहिए, तो 1,0 अगर हम इसमें डालें तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, क्या ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 1 प्लस 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 15, हाँ ये लेस देन 0 आ रही है। तो भाई एक कंडीशन तो अपनी मैच कर रही है। दूसरे सर्कल से ग्रेटर देन 0 चाहिए, क्योंकि इनके बीच में अगर लाई कर रहा है तो इस सर्कल के बाहर होना चाहिए, इस सर्कल के बाहर, यानी कि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए। 1,0 डाला तो 1 प्लस यहाँ पे 0 हुआ माइनस 2 इंटू 1 माइनस 7, ये नेगेटिव दे रहा है, यानी कि 1,0 जो है वो पॉइंट इसके अंदर लाई नहीं करेगा। तो P इजिकल टू 0 नहीं हो सकता, इसमें तो बिल्कुल ये चीज बता रहा है, इसमें भी ये बता रहा है। सी वाले ऑप्शन में ये चीज नहीं हो रही है, ठीक है, इसके अंदर 0 जो इंक्लूड हो रहा है, तो ये ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमें एक और कोई वैल्यू डाल के देख लेते हैं जिसके थ्रू और चीजें पता चला है। तो P इजिकल टू 0.5 डाल देते हैं, ठीक है। 0.5 अगर हम डाले तो ये क्या हो जाएगा, गिव 1.5, जो कि हो जाएगी सिंपली वैल्यू 1, और यहाँ पे गिव 0.5 सिंपली हो गई 0, यानी कि सेम पॉइंट हो गया। ये पॉइंट भी हम जैसा कि देख लिया है 1,0 जो है इनके बीच में लाइन नहीं करेगा, तो इस जिसमें भी हमारा जो है 0.5 आ रहा है उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो -1,2 यहाँ पे जो है ये आ रहा है तो ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे भी 0,1 यानी 0.5 आएगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सही आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दिस। तो ज्यादातर ऐसे केसेस में वैसे तो नन ऑफ दिस आंसर नहीं होता है, पर अगर हमारे सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए तो नन ऑफ दिस के साथ जाना है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व किया था तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नन ऑफ दिस भी तो हो सकता था आंसर। लेकिन जब आपका एक ऑप्शन मैच कर जाए ना उन तीन में से, तो यार अब देखो स्मार्टनेस यूज कर रहे हो तो थोड़ी बहुत रिस्क लेते हुए चलना रहता है, तो यही जो है मोस्टली हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखे रखा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे 3 इक्वेशन दी है और ये बोला है कि इनकंसिस्टेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब जैसे ही आपने देखा भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है, फटाफट डिटर्मिनेंट बनाते और सॉल्व कर लेते क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ा एक बार जो है ऑप्शंस को ध्यान से देख लेते तो आप अपना अच्छा खासा टाइम सेव कर लेते। यहाँ पे यार ध्यान से इक्वेशंस को एक बार बस नजर डालो, ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू बी। ये दोनों इक्वेशन मान लो एग्जैक्ट सेम हो गई तो क्या होगा, क्या वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमें देंगे, नहीं देंगे। क्योंकि अगर तीनों ही इक्वेशन, मतलब तीसरी भी लिख लो x प्लस वाई प्लस सी जेड इक्वल टू सी, अगर तीनों इक्वेशन सेम हो गई मतलब वो एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो सब क्या हो गई, बिल्कुल कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, ठीक है ना। तो सबके इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे, इनकंसिस्टेंट नहीं रहेंगे उस केस में। इनकंसिस्टेंट मतलब कि भाई नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो है आपका
वो केस हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ए की जगह अगर मैं 1 डाल दूं, बी की जगह 1 डाल दूं, सी की जगह 1 डाल दूं, तो तीनों सेम हो जाएगी। मतलब ये वैल्यूज तो कभी भी जो है सेम नहीं होनी चाहिए। ए नॉट इक्वल टू 1, बी नॉट इक्वल टू 1, सी नॉट इक्वल टू 1। और ऑप्शन ध्यान से देखो, सिर्फ ये एक ऑप्शन में देके रखा है, ए नॉट इक्वल टू 1, बी नॉट इक्वल टू 1, सी नॉट इक्वल टू 1। तो बस वही हमारा सही आंसर होगा, बाकी हमें चेक भी नहीं करने की जरूरत। तो ये होता है यार कि हमेशा डिटर्मिनेंट की जगह जाने की जगह जब वेरिएबल्स में चीजें दी हो तो हम थोड़ा दिमाग लगा के भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, लेट एबीसी बी एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। एंड लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, इफ ए बी इज इक्वल टू ए डी देन 10b अपॉन 10c इज इक्वल टू, ये चीज आपसे बोली गई है। एबीसी जो है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोल दिया गया है, ठीक है, और डी बी द पॉइंट ऑफ बीसी, तो हम इसको इस तरीके से मान लेते, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो ये ए बी सी हो गया एंड डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी जो है मिड पॉइंट है, ये हमने इस तरीके से कर दिया। इफ ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये चीज आपको बोल दी गई है, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी देन 10b अपॉन 10c इज इक्वल टू, और ये भी बोला है कि डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो ये वाली बी डी और डीसी भी जो है हमारी इक्वल है, ये चीज भी आपको देके रखिए। देन 10b अपॉन 10c हमें निकालना है। अब ये क्वेश्चन को हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं पता है आपको? एक तो देखो, एक तरीका है जो मतलब एक्चुअल मेथड क्या होगा कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, दो ट्राइंगल में वैल्यूज निकालो, फिर 10b अपॉन 10c से निकले। लेकिन वो चीज की भी जरूरत नहीं है, आप इसको जो है मेंटली सॉल्व कर सकते थे। कैसे? आपको ये कंडीशन देके रखी है, एक कंडीशन हम खुद से मान लेते कि ये वाला जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये वाला एबीडी जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इससे क्या हमारी बाकी कुछ कंडीशंस इधर उधर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अभी भी जो है एबी और एडी सेम ही है, और बीडी इज इक्वल टू डीसी भी हो जाएगा। अगर ये इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल हो गई, इस तरीके से मान लो। ये दोनों भी जो है आपकी अगर इक्वल है तो ये कितना एंगल है अपने, ये तो सब 60 डिग्री होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा, और ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल है, यानी कि दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल कितने होंगे? 30 डिग्री 30 डिग्री। बस मेंटली आप जो है ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है स्पेसिफिकली? 1060 अपॉन 1030, इसकी वैल्यू निकालनी है। कितनी आ गई? ये आ गई हमारी वैल्यू 3। ऑप्शन डी आपका सही आंसर था। तो कभी कभी जो है स्मार्टनेस लगानी पड़ती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। जो हमारे कन्वेंशनल अप्रोच रहते हैं उन्हें थोड़ा सा भूलना पड़ता है। जो भी यार मतलब आपको स्मार्टेस्ट अप्रोच लगे, जो भी आपको ऐसा अप्रोच लगे कि आपका टाइम सेव कर सकता है, उसके थ्रू आपको जाना है। और ये कैसे आता है? ये प्रैक्टिस से ही आता है। जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, आप जो है ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस सोचते, तभी जो है आपकी स्पीड यहाँ पे इंप्रूव होती है। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप इस टाइप के और भी वीडियो चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, हम पूरा ट्राई करेंगे कि इस टाइप के और भी वीडियोस लाए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।